ओम गायत्री मंत्र के साथ कक्षा का प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवर के चरणों में शिष्य नमन और वंदन करते हुए आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करेंगे। वायु मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे का जो एंड है ना, वहां पर पहली जो उंगली है उसका टॉप रख लीजिए। इस तरह से अंगूठा उसके ऊपर रख दीजिए, उंगली के ऊपर। शेष उंगलियां एकदम सीधी। शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द के लिए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए और गैस जिनको बनती है उनके लिए अति उत्तम है ये मुद्रा। जब भी आपके हाथ खाली है, मुद्रा बनाकर बैठिए। भस्त्रिका प्राणायाम। कंफ्यूज ना हो नामों से। आपको ध्यान रखना है हार्ट, लंग्स, अस्थमा, सर के लिए, ब्रेन के लिए, आँख, नाक, कान, गले के लिए। चलने चढ़ने में सांस लगता है उसके लिए। कोई भी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए करिए भस्त्रिका प्राणायाम। अपने लंग्स को इतना मजबूत बना लीजिए, हार्ट को इतना मजबूत बना लीजिए कि कोई इन्फेक्शन ना पाए, हो जाए तो उसका एक और आपको प्राय बताती हूँ कि नाक में अणु तेल या गाय का घी डालिए। बादाम रोगन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्राय नहीं बताती हूँ। जिनको बहुत सर्दी जुकाम रहता है, कफ की प्रवृत्ति है, वो डाल सकते हैं, नहीं तो ये गर्मी कर जाता है। गाय का घी, शुद्ध गाय का घी अति उत्तम है। और बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिश्रित है अणु तेल। तो रात में, सुबह और रात में सोते समय दो दो बूंद डालिए। नहीं हो पाता एक बार तो डालिए दिन में। ठीक है, उससे होता क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए, रुकना नहीं है। जब आप यहाँ से केवल आगे तेल लगा लेते हैं तो यहाँ हल्का सा तेल लगता है, उस तेल का थोड़ा असर पहुंचता है। लेकिन जब हम दो दो बूंद डालते हैं ना नाक में, तो पूरी नाक में चिकनाई हो जाती है। और आप समझिए कि यदि कहीं भी चिकनाई गिरी हुई है और कोई उस पर चलना चाहेगा तो क्या होगा, फिसल के गिर जाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा ना। उसी तरह से कोई भी कीटाणु, जीवाणु, इन्फेक्शन आपको नाक से जा नहीं पाएगा। और मान लीजिए कैसे कैसे पहुंच भी गया, तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम करके इतना मजबूत कर रखा है आपने यहाँ तक कि जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतनी देर में मर जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर है हमारे लंग्स में, तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कोई भी अभ्यास में
आपको कोई भी कंफ्यूजन है, मेरा प्रयास रहता है कि आपको पूरी तरह से उसको समझाया जाए ताकि आप गलत ना करें और जो कर रहे हैं उसका लाभ मिले। लेकिन यदि कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो पूछिए अवश्य, क्योंकि आप अपने लिए 1 घंटे का समय दे रहे हैं और जो समय दे रहे हैं उसमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए आपका। इसलिए सही तरीके से करने के लिए जहाँ समझ नहीं आता है पूछिए। उस सेवा कार्य का लाभ ही क्या, जिसमें किसी को जो आप स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं हो ना। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो दोनों ही चीजें सही होंगी तो रोग कैसा भी हो ठीक हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिए, नाक से सांस लेना है, लंग्स तक फेफड़ों तक बढ़ना है, यहीं से वापस छोड़ देना है नाक के गाल, पेट तक खींचकर नहीं ले जाना है। इसको सामान्य मध्यम तीव्र गति से किया जाता है। तो आइए मध्यम और तीव्र गति से भी करेंगे, लेकिन जिसकी क्षमता नहीं है सामान्य गति से करते रहिए। ये सामान्य गति है, इसके बाद मध्यम गति। और देखिए बराबर सांस, जितनी सांस ले रहे हैं उतनी ही छोड़ रहे हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। बैलेंस बनाकर पूरा अभ्यास करेंगे 1 घंटे तक। प्रारंभ में जब हम इस तरह करते हैं तो खांसी आती है, क्योंकि सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो गले पर प्रभाव आता है। कोई बात नहीं है, पहले खांसी आ रही तो खांसी और उसके बाद फिर से करिए। अब तीव्र गति से जिन्हें चक्कर आते हैं वो मध्यम और तीव्र गति से ना करें। देखिए जब भी हम तीव्र गति से करना चाहते हैं तो सामान्य फिर मध्यम फिर तीव्र गति पर जाएंगे तो आसानी से हो जाता है। एकदम तीव्र गति से करेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका सर पे कोई प्रभाव हो सकता है। तो जब भी जो भी अभ्यास करें थोड़ा करें, धीरे करें, फिर उसको बढ़ाएं, उसको तेज करें। यदि हमारा कार्य आराम आराम से करने में हो रहा है तो हम तेज क्यों करें। अक्सर देखा जाता है कि योग से आप भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए, उसको नहीं रोकना है। योग से क्यों कतराते हैं, इतनी तेजी तेजी से करते हैं, हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, फिर 5 दिन तक हाथ पैर दुखते रहते हैं। कपालभाति कर लिया तो पेट दुख रहा है, भस्त्रिका कर लिया तो सब यहाँ दर्द हो रहा है। तो आराम आराम से करिए। जब भी आप किसी को बताएं तो ऐसे बताएं कि अब एक बार करके तो देखिए, इतना अच्छे से आराम आराम से कराया जाता है कि आप आसानी से कर पाते हैं। चाहे कोई भी उम्र हो, आराम से हो पाता है। या कोई कहे हमें तो तेज ही करना है तो बोले तेज भी किया जाता है। तो इस तरह से और जो भी करने लगते हैं 2-3 दिन करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और फिर वो प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं। इसीलिए हम मुझसे कहते भी हैं कि इस कक्षा में हमें बस ये भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ जोर जोर से नहीं कराया जाता है, आराम आराम से करके भी लाभ मिल रहा है।
हम अपनी क्षमता से अधिक करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही ना। तो 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक जिसकी जितनी क्षमता है भस्त्रिका प्राणायाम को अवश्य करें। जैसा कि मैं प्राय बताती हूँ, जिनको अस्थमा है सुबह दोपहर शाम करें, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार तो अवश्य करें। पैरों को एकदम सीधा करिए और उंगली अंगूठे चलाएंगे। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं हम। देखिए, एक दिन हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। यदि आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कर लीजिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो एक दिन पैरों के, एक दिन हाथों के जो हम करा रहे हैं, बाद में आप हाथों के भी कर लीजिए। जिसको जो प्रॉब्लम है उस अभ्यास को अधिक करिए, ताकि जो रोग है, जो प्रॉब्लम है, पहले वो ठीक हो और उसके बाद हम पूरे हर तरह के योगाभ्यास को करेंगे। चलिए, उंगली अंगूठे इस तरह आराम आराम से चलाइए। पैरों को एकदम सीधा करिए। जब आप पैर एकदम सीधे कर लेते हैं तो जो सारी नस नाड़ियां हैं पैरों की, उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। बस फिर आप प्राणायाम साथ साथ करते रहिए। जिनको पेट से संबंधित कोई रोग है और शुगर है, वो कपालभाति करें साथ में। जब आपका 10 मिनट 15 मिनट हो गया है भस्त्रिका प्राणायाम, तो आप कपालभाति को प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा अभ्यास, पंजों को जमीन की ओर, पंजों को अपनी ओर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए प्राणायाम के साथ करिए। यदि आपके पैरों में खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो अवश्य करिए। जब बैठते हैं तभी कर लीजिए पैरों के सूक्ष्म व्यायाम में क्या है, लेकिन आपको आवश्यकता है 15 मिनट करने की और आप कर रहे हैं आधा मिनट, तो बताइए कैसे लाभ मिलेगा। वहां भी हम अपनी सुविधा देखते, जितना हो जाए कर लो, बाकी छोड़ दो। ऐसा नहीं करिए कोई भी। यदि हम पूरा प्रोसेस नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है ना। यदि ये मान लीजिए आपको चपाती बनानी है या कोई भी कार्य करना है, एक उदाहरण है, तो उससे पहले आपके पास आटा होना चाहिए। वो होगा तो फिर पानी होना चाहिए, नमक होना चाहिए, फिर उसी मात्रा में होना चाहिए, फिर आटा लगेगा। फिर उस आटे को आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर, नहीं तो अजीब सी रोटियां बनेंगी। फिर आप रोटी को बेलेंगे, उसके बाद उसको तवे पर सेकेंगे, तब जाके चपाती बनते हैं। सभी जानते हैं इस बात को ना। तो इसी तरह से आपने प्रारंभ तो किया योगाभ्यास और फिर छोड़ दिया, तो कैसे लाभ मिलेगा। जब तक पूरा प्रोसेस नहीं होगा, जितना करना है उतना नहीं करेंगे। पैरों को गोल घुमाइए, आराम आराम से, तेजी से नहीं। और राइट साइड से क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज आपने आराम आराम से घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जिनको इम्यूनिटी, जिनको बहुत थकान होती है थोड़े से कार्य के बाद, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, कोरोना के बाद ये परिस्थितियां सभी के सामने आ रही हैं, तो यदि अधिक प्रॉब्लम है तो अवश्य जाइए। पतंजलि मेगा स्टोर पर डॉक्टर बैठते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उन्हें दिखाइए और दवा लीजिए। और बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है, तो बैठिए योगाभ्यास करने 1 घंटा, पूरी तरह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी। इस तरह से जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज चलिए। पैरों में फासला बनाइए और पंजों को अंदर, पंजों को बाहर। इसमें पैरों को नहीं घुटना है आपको। आप यहाँ तक आ रहे हैं यहाँ तक करिए, लेकिन यहाँ तक जा रहे हैं यहाँ तक करिए, लेकिन घुटनों को नहीं उठाएंगे। ऐसे ऐसे करके नहीं करेंगे।
देखिए, जो नस नाड़ियों को खोलने का आप कार्य कर रहे हैं, जब तक प्रेशर ही नहीं पड़ेगा तो कैसे होगा। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। जिनको कपालभाति करना है, कपालभाति प्रारंभ कर दीजिए। गर्मी का मौसम आ रहा है। एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि नक्सीर बोलते हैं, हम राजस्थान में नक्सीर बोलते थे। नाक से खून आता है, सीधी सरल भाषा में हम कहें तो। चलिए, दोनों पैरों को एक साथ करिए और घुटनों को उठाइए, नीचे ले जाइए। इस तरह से देखिए, ऐसे घुटना उठाया, नीचे ले गए। घुटने से पैर को उठाएंगे आप, इसमें एड़ियां नहीं चलाएंगे। तो जिनको ये प्रॉब्लम है, इसकी एक बहुत अचूक और रामबाण दवा है। अनार के 8-10 पत्ते ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच मिश्री मिला लीजिए और दोनों को अच्छे से पीस लीजिए पानी डालकर। उसमें आधा से 1 कटोरी पानी डालकर पीस लीजिए अच्छे से। मिक्सी में आराम से पिस जाती है। और यदि आपके पास बहुत मुश्किल होता है आजकल सिलौटी होना, तो नहीं तो उस पर पत्तों को पीस कर और फिर पिसी हुई मिश्री 1 चम्मच मिला दीजिए और उसको 2 दिन दे दीजिए। किसी भी समय दे दीजिए, ऐसा नहीं है खाली पेट ही देना है। केवल 2 ही, तीसरे दिन भी नहीं देना है। बस उसके बाद जीवन में कभी नक्सीर चलेगी ही नहीं। इतने कॉन्फिडेंस से बोलना, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। मुझे जब चलती थी ना, तो ऐसे जैसे पतली धार चलती है ना पानी की नल में, उस तरह चलती थी जब स्टार्ट होती थी तो। और 10-10 मिनट तक रुकती ही नहीं थी। मिट्टी लगा ली, नाक पे मिट्टी लगा ली और बहुत बर्फ लगा लिया, कुछ कर लिया, नहीं रुकती थी। चलिए, एक आप दोनों घुटनों को जमीन की ओर खींचेंगे, तो सांस भरते हुए जमीन की ओर खींचिए। जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, सांस छोड़ते हुए वापस। देखिए कैसे, ऐसे आप देख पाएंगे। ऐसा करने से आपकी थाइज में भी संकुचन हो रहा है, घुटने में भी संकुचन हो रहा है और काफ पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो केवल घुटने के लिए ही नहीं, और सब जगह के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। तो हम नक्सीर की बात कर रहे थे। 2 दिन से अधिक नहीं देना है। जिनको भी चलते हैं उनको दीजिए। कितना आसान काम है। अनार के पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, मिश्री घर में होती है। यदि धागे वाली मिश्री हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो तो जो मिश्री है वो दे दीजिए। जिनको बहुत ज्यादा पेट में जलन रहती है, पेट में बहुत गर्मी रहती है, वो लोग भी ले सकते हैं। लेकिन जिनको जुकाम रहता है, गलती से भी ना लें। सर्दी में गलती से भी ना लें। 2 दिन से अधिक गलती से भी ना लें। यदि इसको बिना मतलब ले लिया जाए 2-3 दिन, तो टाइफाइड हो जाता है। इतनी ज्यादा ठंडक होती है इन दोनों चीजों को मिलाने पर। तो छोटी छोटी सी बातों का अवश्य ध्यान रखिए। चलिए, एक पैर को उठाइए, एक पैर को नीचे, ऐसे बारी बारी से पूरे पैरों के लिए। थाइस की चर्बी कम करने के लिए इसको जितनी आपकी क्षमता है तेजी से कर सकते हैं। पूरे योगाभ्यास में अपनी क्षमता से अधिक ना करें। पैर का अगला अभ्यास घुटने के लिए ही होगा। इस तरह से घुटने के नीचे पैर को लगाइए। जो लोग पैर फोल्ड नहीं कर सकते हैं, पिलो लगा लीजिए और पैर को उठाइए और पंजे को अपनी ओर खींचिए। इस तरह से फिर नीचे, इसी तरह से दूसरे पैर से करिए।
बैलेंसेबल बनाइए। अभी मैंने भस्त्रिका किया 5 बार। इस पैर को रोक के रखा, सेम इधर किया। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, इस अभ्यास को हमने एक बार किया, इसको 2 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जिससे जितना हो पाए ग्रेजुअली बढ़िए। और जब भी गिनती बोलनी है तो ओम 1, ओम 2, इस तरह बोलनी है। आइए, अब हम दोनों पैर को वापस सीधा करेंगे। अगला और अभ्यास घुटनों के लिए, पूरे पैरों के लिए। इस तरह से इंटरलॉक करिए पैर और पंजे को अपनी ओर खींचिए। डीप ब्रीदिंग करिए, कपालभाति करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, लेकिन सांसों से हटना नहीं है। कुछ भी करिए, पंजे को वापस सीधा करके पैर को नीचे ले जाना है। बहुत आवश्यक है, ऐसे खिंचे हुए पंजे से पैर नीचे नहीं ले जाइए, नसें खिंच जाती हैं कभी कभी। दूसरे पैर से भी उसी तरह से जितनी देर राइट से उतनी देर लेफ्ट से। जब इस तरह से हम अभ्यास करते हैं बैलेंस बनाकर, तो लाभ अति शीघ्र मिलता है। देखिए, तो आप ऑनलाइन कक्षा में बैठकर ही लाभ पा रहे हैं, और कभी हम फिजिकल मिलकर करेंगे तो और ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमारे लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि एक ही जगह से नहीं, दूर दूर से लोग इस कक्षा में योग अभ्यास करते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है आप घर में कंफर्टेबली बैठे हुए हो, कर रहे हैं। चलिए, सीधे पैर को फोल्ड करके उल्टे पैर की थाई पर रखिए पंजे को, और सांस भरते हुए ऊपर को लाइए पैर को। अब इसमें पैर को ही चलाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, क्योंकि पैर का अभ्यास कर रहे हैं ना, हिप्स के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है जो हम करने जा रहे हैं। आप पैर को झुलाइए बहुत ही प्यार से, आराम से, जैसे छोटे से बच्चे को लेके गोदी में झुलाते हैं ना, जितना आपसे हो रहा है। अब आपसे इतना यही हो रहा है तो यही कर लीजिए, पूरा यहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अब पैर को वापस रखिए और पैर को हिलाइए। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, कपालभाति करते रहिए। जिनको पेट की प्रॉब्लम है, छाले हो रहे हैं, पेट दुख रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, कब्ज हो रही है, मुस्कुराते हुए करिए इस तरह से। अब जिस तरह से हमने सीधे पैर से किया अभ्यास, उसी तरह उल्टे पैर से अभ्यास करेंगे। इसको रखिए और पूरे योगाभ्यास में ध्यान रखिए, जिस जगह के लिए हम व्यायाम, प्राणायाम, आसन कर रहे हैं, सारा ध्यान उस पर रहे, और उसी शरीर के हिस्से को चलाएं जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं। अब आप इतना सा ही करते हैं कक्षा में बैठकर, और सोचते हैं लाभ मिल जाए। मिलता है आपको लाभ, और आप खुश भी होते हैं कि लाभ मिला। लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके पीछे बढ़ जाइए, ग्रेजुअली बढ़िए और अधिक करिए, तो फिर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरह से पैर को झुलाइए, अब पैर को हिलाइए। ये सब हिप्स की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए अति उत्तम है। आइए, बटरफ्लाई करेंगे। तो इस तरह से दोनों पंजों को, तलवों को मिलाइए, और जितना हो सकता है पीछे ले जाइए एड़ियों को, और पैरों को हिलाइए। कि पैर ऊपर ही रहकर हिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ऊपर ही रहकर हिलाइए जितना जिससे हो पाए। बटरफ्लाई के अनेक लाभ हैं। पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट,
पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, सभी के लिए और पेट के लिए अति उत्तम है। यूरिन की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने बताया, शरीर के जिस अंग पर प्रभाव आता है करने से उस अंग पर लाभ मिलता है। यूरिन इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखिए, जब बाहर आपको यूरिन पास करना है तो पूरी सफाई, अपना स्प्रे साथ लेकर जाइए, टिश्यू साथ लेकर जाइए, उस स्थान को पहुंचिए और फिर बैठिए, तो इन्फेक्शन होने का डर कम हो जाता है। फिट करी के पानी से वॉश करिए। एक मग्गे में पानी भरिए और फिटकरी का एक इतना बड़ा पीस लीजिए, उसको 5-6 बार घुमा दीजिए और उससे वॉश करें। ऐसा करने से कोई भी इन्फेक्शन जो हल्का फुल्का होता है वो ठीक हो जाता है। और जैसा मैंने कई बार बताया है, एक्सरसाइज अवश्य करिए। सभी को करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब यूरिन लीकेज हो रही है, खांसी आती है तो यूरिन निकल जाता है, या बहुत ज़्यादा यूरिन जाना पड़ रहा है तभी हम करेंगे। होता यही है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तभी करेंगे, उससे पहले करने की आवश्यकता क्या है। देखिए, एक तो इसी पर बात करेंगे और बटरफ्लाई करते रहिए, कपालभाति साथ साथ करते रहिए। कपालभाति प्राणायाम अवश्य करिए यदि यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम है तो। कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है? पेट से सांस को फेंकिए नाक के द्वारा। अब मिक्स मत करिए, भ्रामरी क्या है, कपालभाति क्या है, भस्त्रिका क्या है। प्रतिदिन नाम इसीलिए बताती हूँ कि आपको समझ आए कि कौन सा प्राणायाम है। तो पेट से किया जाने वाला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम है, इस तरह कर लीजिए। नाक से लंग्स तक वाला भस्त्रिका प्राणायाम है, तो याद तो हमें इसी तरह करना पड़ेगा। भस्त्रिका और भ्रामरी में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक जैसे से लगते हैं जिनको याद नहीं होता है। तो कपालभाति प्राणायाम, पेट से सांस को फेंकना है नाक के द्वारा, बस इतना ही करना है, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। इसको आप खाली पेट करिए। सुबह खाली पेट किया आपने, शाम को भी करिए, सुबह शाम दोनों समय करिए। तो भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद, कोई लिक्विड लिया है तो 1 घंटे बाद, और कर लेने के आधे घंटे बाद कि कुछ खाना पीना है एकदम से कर लिया चलो और खाओ पियो, ऐसा नहीं करिए। पीरियड्स टाइम में, प्रेगनेंसी में कोई ऑपरेशन हुआ है, अभी कंफर्टेबल नहीं है और पेट का अति गंभीर रोग है तो कपालभाति नहीं करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। इस तरह से बटरफ्लाई बढ़ाइए। एक ही बार में बटरफ्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़े। कोई भी अभ्यास को एक ही बार में बहुत अधिक नहीं किया जाता है। 2 सेकंड में एक बार, जिनको कोई रोग है और जिन्होंने आज से प्रारंभ किया है, पेट से सांस फेंकिए और फिर 2 सेकंड बाद फिर फेंकिए, फिर मतलब बहुत आराम आराम से करें। इस तरह से शेष सभी 1 सेकंड में एक बार करें और अब लगातार करें। तो यूरिन की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे हम। सबसे पहला ध्यान करेंगे कि जब यूरिन पास करने जाना है तो जब बहुत प्रेशर से आ रहा है तब ना जाए। बच्चों को अवश्य सिखाइए ये। पानी
खूब पिए। कोशिश करें कि घड़े का पानी पिए, बहुत अच्छा लगता है। एल्कलाइन वाटर हो जाता है वो, और आपके शरीर को लाभ देता है। गर्मी होती है, गर्मी से आते हैं एकदम फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो बहुत अधिक हमारी आंतों को नुकसान देता है। तो जिनको गैस कब्ज एसिडिटी है, पेट की प्रॉब्लम है, आज से बिल्कुल बंद कर दीजिए फ्रिज का पानी। जो हम बोतल का पानी पीते हैं वो भी बहुत नुकसान करता है। आपके घर में यदि पानी अच्छा आता है तो पानी लीजिए, उबाल लीजिए, उसको ढाई बंद करके ठंडा कर दीजिए बिल्कुल, और दिन भर पीजिए, वो बहुत अच्छा होता है पानी। जब भी यूरिन पास करने जाएं, यूरिन पास करने बैठे और एकदम से सारा यूरिन पास कर दिया, ऐसा ना करें। ये तभी होता है जब हमें प्रेशर से यूरिन आता है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं कैसे यूरिन पास कर रहे हैं उसी के माध्यम से सिखा देती हूँ। कि आप यूरिन पास करने बैठे, आपने थोड़ा सा यूरिन पास किया और रोक लिया। तो जब आप रोकते हैं ना, तो इस तरह से खिंचाव होता है अंदर की ओर, इस तरह से। फिर यूरिन पास किया, फिर रोक लिया, फिर यूरिन पास किया, फिर रोक लिया। ऐसे आपको इस तरह से यूरिन पास किया, फिर खींच कर रोका, रोका 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 रोका, फिर वापस पास किया, फिर रोका 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 रोका, फिर किया, इस तरह से। ये है एक्सरसाइज। क्योंकि आपको आसान होगा समझना, इसलिए ऐसा बताया है मैंने। तो ऐसा नहीं है आप यूरिन पास करने जा रहे हैं तब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप दिन में 5 से 7 बार अवश्य करें। जिनको प्रॉब्लम अधिक है और अधिक कर लीजिए, ताकि उस जगह की जो मांसपेशियां हैं उनमें जो ढीलापन आ गया है, शिथिलता आ गई है, उसमें वापस मजबूती आए और आपको जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। देखिए, यदि अधिक प्रॉब्लम है तो दवाई अवश्य लीजिए, और मैं कहूँगी आयुर्वेदिक दवाई ही लीजिए। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को कर लीजिए तो आपको आराम अवश्य मिलेगा। यूरिन की सोच के लिए चंद्र प्रभावती एक दवाई आती है। ठीक है, दवाई मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि दवा का कार्य डॉक्टर का होता है। मेरा कार्य है आपको योगाभ्यास सिखाना। तो कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाइए, दवा लीजिए और आप ठीक हो जाइए, साथ में योगाभ्यास करते रहिए। एलोपैथिक दवाई जब हम खाते हैं, हम सबको पता है साइड इफेक्ट होता है। और देखिए, जो लोग सबसे ज्यादा पेन किलर खाते हैं और एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो उनको कैंसर होने की संभावना हो जाती है। जिनका पेट बहुत अधिक खराब रहता है, तो कभी कोई चूरन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, जो गैस बनती है, गैस से दवाई आती है, वो खाते हैं। तो देखिए, उसका साइड इफेक्ट अवश्य होता है, और फिर हमें एक रोग को ठीक करते करते दूसरे रोग को इकट्ठा कर लेते हैं। प्रयास करिए। इसीलिए जब हम योगाभ्यास करने बैठ जाते हैं तो सभी तरह के अभ्यास करते हैं, और सहजता से सभी रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। आइए, कपालभाति प्राणायाम ने अभी बहुत कर लिया, और आज मंडूकासन के साथ भी कपालभाति प्राणायाम ही करना है। अब हमें इस तरह से मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। नाभि जहाँ है वहां पर जो पहले उंगली ऐसे मोड़ी, हमने जो फोल्ड आया है उसको रखिए दोनों साइड से, और सांस भरिए, सांस छोड़िए। अब जिनके कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुक सकते हैं, पेट अंदर करिए और कपालभाति करिए।
पेट अंदर करने के बाद सांस को रोकना नहीं है, कपालभाति प्रारंभ कर दीजिए। जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुक सकते, जिनको हिरण्या है वो पीछे नहीं झुक सकते, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। अब आप कहते हैं नीचे बैठकर पैर सुन्न हो जाते हैं, एक पोजीशन में बैठा नहीं जाता है, तो पोजीशन चेंज करते रहिए। प्रारंभ में ऐसा ही होता है, अभ्यास करते करते सारी नस नाड़ियां खुल जाती हैं और झंझनाहट, पैरों का सुन्न होना, एक पोजीशन में ना बैठना, ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन जो लोग कमर में दर्द नहीं है, इस तरह झुकिए। अब इतना झुक पा रहे, कपालभाति अवश्य करिए। पेट के सभी रोगों के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, लीवर की सभी प्रॉब्लम्स के लिए, शुगर के लिए, फैटी लीवर के लिए अति उत्तम है ये सभी आसन। तो जिनको शुगर है अवश्य करिए। नहीं झुक सकते हैं तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। इससे पेट भी कम होगा, वेट भी कम होगा। सामने देखिए, गर्दन को ऐसे नहीं झुकाइए, ऐसे रखिए गर्दन को। तो देखिए गर्दन में खिंचाव आ रहा है, तो गले की रोगों के लिए भी अति उत्तम है। जितने भी हम आसन करने जा रहे हैं खाली पेट ही किए जाते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। दूसरा अभ्यास, पेट नाभि पर रखिए, उल्टी हथेली को उस पर रखिए सीधी हथेली। अगेन सांस भरिए, सांस छोड़िए, पेट अंदर करिए और इस तरह से। जिनको कमर में दर्द है सीधे बैठे रहिए और करिए। आप जितना झुक सकते हैं। तो देखिए जितने भी हम अभ्यास करेंगे सभी के लिए एक बात है कि हम जितनी हमारी क्षमता है 5 सेकंड से 60 सेकंड तक, जितना हम नीचे आने के बाद रुक सकते हैं उतना रुके, और नहीं रुका जा रहा है तो सीधे ऐसे 5 बार करें, 5 राउंड करें हर अभ्यास के। और उसके बाद ग्रेजुअली बढ़े, 1 मिनट तक पहुंचिए। अब सीधे हाथ नाभि पर रखिए, सीधी हथेली को उस पर उल्टी हथेली, उसी तरह से करिए फिर से। शुगर की कैसी भी प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगी, करिए तो। अब आपने 1 मिनट के 5 राउंड किए तो 5 मिनट हो गए। अब ये तीसरा अभ्यास चल रहा है तो 15 मिनट हो गए। और अभी और 3 अभ्यास करेंगे, फिर 15 मिनट। तो क्या हुआ, आधा घंटा हो गया। उतना ही तो बोला जाता है आपसे, आधा घंटा करिए। आइए अगला अभ्यास करेंगे, शशक आसन बोलते हैं इसे। सांस भरिए, हाथों को ऊपर करिए। जिनको हिरण्या है पीछे नहीं झुकेंगे, जिनको कमर में दर्द है जितना आपकी क्षमता है पीछे झुकिए और सांस छोड़ते हुए हाथ हथेलियों को यहाँ पर रखा आपने और कोहने को टिकाइए। और अब सिर को नीचे ले जाना है। अभी तक हमने मना किया था सिर को नीचे नहीं ले जाना है, अब सिर को नीचे ले जाना है। अब यहाँ तक पहुंच रहा है मान लीजिए प्रारंभ में, क्योंकि जो आपकी एड़ियां है ना वो हिप पर लगी रहे। ऐसा नहीं है हिप ऊंचे हो जाए और आप ऐसे करके ऐसे कर लें, ऐसा नहीं करना है। जितना हो पता है उतना करिए। कपालभाति करिए। बस देखिए मन ही मन ओम, एक जब आप कपालभाति कर रहे हैं ना, ओम एक
ओम, दो, इस तरह से मन ही मन बोलिए। ओंकार के साथ काउंटिंग बोलनी है आपको और करना है, ताकि आपको पता चलेगा कितनी देर रुके। अगले राउंड में भी उतनी ही देर रुकिए, फिर अगले राउंड में, इस तरह से बैलेंस बनाकर करिए। पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैरों को पहले सीधा कर लीजिए। इस तरह से। अब सीधे पैर को फोल्ड करिए इस तरह से। जो आपका घुटना है उसके साथ में पंजा लगा हुआ है, उल्टा पैर एकदम सीधा है, उल्टा हाथ एकदम सीधा करिए। समझिए अच्छे से, क्योंकि इसको सब गलत करते हैं। और इस तरह क्रॉस करिए जो पैर फोल्ड हो रखा है। अब यहाँ टिकाइए कोहनी को। अब आपका हाथ यहाँ तक रहता है, यहाँ 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 जहाँ तक रहता है, या घुटने तक। और खुद को ट्विस्ट करिए राइट साइड में और कपालभाति करिए। और समझिए जिस साइड आप ट्विस्ट करते हैं उसी साइड दबाव आता है। एक तरफ लीवर और एक तरफ पेनक्रियास। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेट के सभी रोगों के लिए। जब आप ये कर रहे हैं तो एक पैर से किया, उस पैर को सीधा करिए, दूसरे पैर को फोल्ड करिए। तो आपने राइट साइड में जितनी देर रुके करना क्या, ऐसे कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति के साथ साथ मन ही मन ओम एक, ओम दो, इस तरह से करिए। बैलेंस बनाइए। जितनी देर राइट साइड में किया उतनी देर लेफ्ट साइड में करिए। ग्रेजुअली बढ़िए, एक एक मिनट के 5 राउंड करिए। ये हुआ एक राउंड, ऐसे 5 राउंड करने हैं। आइए अगला अभ्यास है गोमुख आसन। गोमुख आसन सर्वोत्तम आसन है पूरे शरीर के लिए, सिर से लेकर पैर तक के लिए। तो देखिए उल्टे पैर को हमने फोल्ड किया तो हिप के नीचे जाकर एड़ी लग गई, और सीधे पैर को देखिए हिप के नीचे एड़ी लगी हुई है, सीधे पैर को इस तरह क्रॉस किया। अब प्रारंभिक अवस्था में आपको पैर फोल्ड करने में ही कष्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं पहले बताती हूँ, इस तरह हाथ को इंटरलॉक करके घुटने के यहाँ लगा लीजिए और कपालभाति कर लीजिए। जब कुछ दिन लगातार हम कर लेते हैं तो पैरों की पोजीशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हाथों की पोजीशन को भी सही करेंगे। ये भी सही है लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि आपको मैंने सीधे बताया आपसे हो नहीं रहा है, आप छोड़ देंगे। इसलिए आपको यहाँ से अभ्यस्त कराती हूँ और फिर आगे बढ़ाती हूँ। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे। एकदम सीधे बैठिए, सामने देखिए। प्रयास करिए कि कान से आपका हाथ लग जाए, नहीं लगे ऐसे रहता है, ऐसे रखिए, कोई बात नहीं है। कपालभाति तो अवश्य करना ही है सभी आसनों में, जिससे जितना हो पाए 5 से 10 सेकंड। अब होता क्या है कि ऐसे करके ऐसे नहीं मिलता है, हाथ यहाँ तक भी नहीं आता, इतनी दूर रहता है। ऊपर वाले हाथ में आप रुमाल पकड़िए और नीचे वाले हाथ से उसका दूसरा कोना पकड़ लीजिए। तो आपने पकड़ लिया। आप इस तरह जब अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि जबरदस्ती करने से कोई कार्य नहीं हो सकता है, जब आप इस तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं फिर अपने आप धीरे धीरे आपके हाथ पास पास आते हैं, उंगलियां ऐसे पकड़ में आती है, फिर ऐसे हो जाता है। तो चलिए अगेन, जब फिर से ऐसे करेंगे तो जो पैर ऊपर है, अब पैर उल्टा वाला ऊपर है तो उल्टा हाथ ऊपर से पीछे,
सामने देखिए, सीधे बैठिए। हार्ट के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए और संपूर्ण शरीर के लिए अति उत्तम है गोमुखासन। सभी को अवश्य करना चाहिए। तो ये हुआ एक राउंड, ऐसे 5 राउंड करने। अब आपको तो सुन के ही लग रहा है भाई एक ही मुश्किल से हुआ, 5 कैसे करेंगे? करिए, आराम आराम से करिए, जितना आराम से हो पाता है उतना करिए, लेकिन करिए अवश्य। करेंगे तभी तो होगा। कोई भी चीज हम कहाँ सीख पाते हैं? जब सीखना चाहते हैं तभी तो सीख पाते हैं। करना चाहते हैं तभी तो कर पाते हैं। तो करिए, करने से ही होगा। आइए, पहले उज्जाई प्राणायाम करेंगे आज, उसके बाद अनुलोम विलोम भ्रामरी ये सब करेंगे। प्रतिदिन हम सीखते हैं कि गले इतने हिस्से का ही अभ्यास है ये। गले के सभी रोग, जैसे मान लीजिए थायराइड है, टॉन्सिल्स है। टॉन्सिल्स से बहुत बच्चों को होते हैं, टॉन्सिल्स बचपन में ही हो जाते हैं, और यदि ऑपरेशन करा भी लिया फिर से हो जाते हैं। तो पहली बात तो उनको खट्टा खाना बिल्कुल मना होता है। दूसरा, जो हम ये प्राणायाम कर रहे हैं इसको अवश्य करें। कितना करना है आगे बताऊंगी मैं। और टॉन्सिल्स के लिए एक दो उपाय और मैं बता दूंगी कि जिनको टॉन्सिल्स बहुत होते हैं तो उन्हें क्या लेना चाहिए, तो उससे भी टॉन्सिल्स में आराम मिलेगा। आइए, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अब या तो मुद्रा बनाइए, बीच वाली उंगली को अंगूठे के एंड में लगा दीजिए, तो जो आपका थायराइड का पॉइंट है वो पूरा दबता है इससे। और नहीं तो ये जो हिस्सा है इसको इस तरह से दबाएंगे। 1 2 3, ये पूरा गला है हमारा, ये हमारा सिर है, ये हमारा पूरा गला है। तो इस तरह से एक बार करेंगे, एक हाथ में दबाएं, दूसरी बार दूसरे हाथ में, तीसरी बार दोनों पैरों में एक साथ उसी स्थान पर। इस तरह से करेंगे तो हम डबल लाभ ले रहे हैं। उज्जाई से भी ठीक हो रहा है और एक्यूप्रेशर से भी ठीक हो रहा है। तो चलिए, प्रारंभ कैसे करना है। अब आपके गले में अवरोध है, थायराइड है या खांसी हो रही है या टॉन्सिल्स है, तो आपको खांसी आएगी बार बार करने में, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करिए। ऐसा नहीं जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, आवाज हो रही है, फिर 2 घंटे बाद फिर करिए, फिर 2 घंटे बाद फिर करिए। आप एक दिन के बाद दूसरे दिन जब करेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो आप कर नहीं पा रहे थे अगले दिन आसानी से कर पा रहे हैं। धीरे 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 आप 1 सप्ताह तक बस ऐसे ही करिए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, सांस को, जो आप गले में से आवाज को खींच रहे थे उसको थोड़ा सा लंबा करिए जितनी आपकी क्षमता है। और उसके बाद आप यहाँ गले में होल्ड कर लीजिए उस आवाज को जो आपने खींचा था, होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया। अब आपसे होल्ड नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती ना करें होल्ड करने की। राइट नोस्ट्रल पर रखें अंगूठा, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ दीजिए। इस तरह से किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 5 से 7 बार सभी को अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज हम 5 बार कर लेते हैं। अब एक्यूप्रेशर बदलना है, बाकी तो वैसे ही करना है। दूसरे हाथ में एक्यूप्रेशर करिए और ध्यान दीजिए होल्डिंग पर। होल्डिंग को ग्रेजुअली बढ़ाइए। अभी आप 2 3 4 सेकंड रुक पा रहे हैं, धीरे धीरे रुकिए, 1 मिनट तक पहुंचिए इसमें भी। और जिनको थायराइड है करते रहिए। जिनको थायराइड है या कोई टॉन्सिल या कोई रोग है तो टाइमर लगाइए, 5 मिनट का प्रारंभ में और लगातार करिए, फिर 10 मिनट का, फिर 15 मिनट का, ऐसे सुबह और शाम करिए। आपका रोग तो। अब बारी आई दोनों हाथों की, पैरों की।
इस तरह से। तो जैसे ही जिनको थायराइड है, या जैसे ही मैंने कहा उज्जाई प्राणायाम जिनको पता है प्रारंभ कर ही देते हैं, तो उनका 5 से 7 बार आसानी से हो जाता है। इस तरह से किया जाता है उज्जाई प्राणायाम। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। प्रतिदिन बताया जाता है, सीधे हाथ से करना है, आराम आराम से सांसों को लेना है, 3 सेकंड में सांस लेना है, 3 सेकंड में छोड़ना है। आज स्वयं से करिए, मैं नहीं बताऊंगी। राइट नसल पर अंगूठा रखिए और प्रारंभ कर दीजिए। सारा ध्यान जो कर रहे हैं और उस पर रखिए, ओंकार का जाप करिए। गिनती नहीं गिननी है, टाइमर लगाइए जब अकेले बैठ कर रहे हैं तो। और करिए 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को करना चाहिए। इनको कोई रोग है, आधा आधा घंटा करिए। रोग बढ़ गया है तो दिन में 8 से 10 बार आधा आधा घंटा अवश्य करिए। यदि मैंने कहा 15 मिनट अवश्य करना चाहिए और आप करते करते अभ्यास हो गए तो उसको आधे घंटे तक लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। अनुलोम विलोम करने से 100% माने 100% सभी लोग ठीक होते हैं। इसमें हम बैलेंस करके सांसों को लेते हैं। सांसें हमारी नॉर्मली एक नोस्ट्रल अधिक चलता है, एक कम चलता है, तो कभी भी एक तरह से बैलेंस होकर सांसें अंदर नहीं जाती हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए हम 3 सेकंड सांस लेते हैं, 3 सेकंड छोड़ते हैं। और लाभ तभी मिलता है, मुंह से गिनती नहीं बोलनी है, मन ही मन गिनती बोलिए। 3 सेकंड 5 सेकंड जितनी देर आप सांस ले रहे हैं उतनी देर ही छोड़िए भी। सारा ध्यान सांसों पर, कैसे ले रहे हैं कैसे छोड़ रहे हैं। जिनको सर में किसी भी प्रकार का दर्द है वो जानिए कैसे करना है। आंखें बंद रखिए, वैसे ही समझ आता जाएगा आपको। लेफ्ट नसल से सांस लीजिए, 1 2 3। राइट नसल से सांस छोड़ दीजिए, 1 2 3। फिर लेफ्ट से सांस लीजिए, माने लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। यदि आपने टाइमर लगाकर 10 मिनट लगातार ये कर लिया, साथ के साथ आपको बहुत, उसके बाद जो भ्रामरी करेंगे 10 मिनट उसको कर लीजिए। और यदि आपको 1-2% भी आराम मिलता है ना, तो सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार हो गया। 15 मिनट लगातार ग्रेजुअली बढ़ाते हुए, और प्रतिदिन करते ही रहिए इसको। और कुछ ही दिनों में आप सोचेंगे सर क्यों नहीं दुख रहा है। ब्रेन के लिए मेघावटी एक पतंजलि की दवाई है, बहुत अच्छी, 2 गोली सोते समय आप खा सकते हैं। जो दवाई मैं बता रही हूँ ये कोई भी ले सकता है, इसलिए बता रही हूँ।
जिनको चक्कर आते हैं वो आंख बंद करके ना करें। शेष सभी लोग आंख बंद करके ही करें। आंख बंद करके करने से एकाग्रता बढ़ती है, अंतर्मुखी हो पाते हैं और जो कर रहे हैं सारा ध्यान उस पर लगा पाते हैं। खुली आंखों में ये आंखें इतनी चंचल हैं कि इधर उधर देखना प्रारंभ कर देती है और हमारा ध्यान भटका देती है। तो अपने प्राय कि जब भी कोई ध्यान लगाते हैं तो आंख बंद करके बैठते हैं। चलिए आंखें बंद रखिए और भ्रामरी करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का सर दर्द, आंख, नाक, कान, गले के लिए, एंजाइटी के लिए नाक पे रखिए, नाक के साइड से रखिए 3 उंगलियां, पहले उंगली माथे पर, कान बंद करिए अंगूठों से और हर बार सांस भरिए और ओंकार करिए मुंह बंद करके। आंखें बंद रखिए अभी भी। तो देखिए इसी अभ्यास को करते करते अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी किया, उद्गीत करेंगे आंखें बंद। कितनी देर तक आंखें रिलैक्स रही है हमारी। जब ओंकार करते हैं तो ध्यान मुद्रा में बैठिए, सांस भरिए, हथेली को आपस में रख करिए। अभी आंखें नहीं खोलिए। जब हथेलियां गर्म हो जाए पूरे चेहरे को सहजता से ढकिए। अब आंखें खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। आंखों के लिए अति उत्तम है दिन में 5, 7, 10 बार जितना कर पाए हर बार 10-10 बार इस तरह आंखों को खोलिए और बंद करिए। बहुत अधिक कार्य लेते हैं, आंखों से उठते हैं और सोते हैं तब तक, तो इनको भी तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। आइए, गले के सभी रोगों के लिए भी हमने उज्जाई प्राणायाम किया था और अब हम जो करने जा रहे हैं ये भी गले के रोगों के लिए अति उत्तम है। इसको 3 बार या 5 बार करना है। इस तरह से आप यदि वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो जैसे बैठ कर कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीभ को पूरा बाहर निकालिए, आईब्रोज के बीच में देखिए और अपनी क्षमता के अनुसार आवाज निकालिए, उससे अधिक मत निकालिए। तो करिए, ऐसे करिए। देखिए जिनकी ग्रंथियों में प्रॉब्लम है गले की तो खांसी आएगी ही आएगी। इसीलिए तो कहा जाता है प्रतिदिन कक्षा में योगाभ्यास करिए, करत करत अभ्यास के सब कुछ ठीक हो जाता है। जो प्रॉब्लम हो रही है, गले में खिंचाव हो रहा है, सब ठीक हो जाता है। मुंह में जो सलाइवा है उसको इकट्ठा करिए, अवश्य करिए। इसके बाद इसको और सटक जाइए। एक बात और, जिनको गैस बहुत बनती है ना, पेट ठीक नहीं रहता है, तो जब पानी पिए ना तो एक घुट मुंह में लिया, घुमाया उसको इसी तरह और फिर पिया, तो जितनी भी लार है ना वो
पानी के साथ इकट्ठी होकर अंदर जाएगी तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। चलिए, और पानी आपने एक घुट पिया, इस तरह किया, फिर एक घुट, ऐसे 4-5 घुट पी लीजिए, बहुत होता है। हम चिड़िया से सीखे, कितने उसका जितना शरीर है उस हिसाब से उसका मुंह है, चोंच है, चोंच में जितना पानी आता है, आप चिड़िया को देखिएगा, पानी का एक पॉट रख दीजिए, वो ऐसी चोंच डालती है, उसमें जितना पानी आता है वापस सिर सीधा करती है, फिर उसको पीती है, फिर वापस करती है, फिर पीती है। तो अरे हम पक्षियों से ही सीख लें इन चीजों को। वो कहाँ डॉक्टर के पास जाती है, उनको कहाँ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, क्योंकि पशु जो है ना, सूर्योदय से पहले उठता है, सूर्योदय के बाद कुछ नहीं खाता है और अपने स्थान पर चला जाता है। और हम सोच लेते हैं कि हम हैं ही क्या, कि हम क्या क्या करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सुधार कर लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे 100% पशु पक्षियों की तरह हो जाइए, पर कुछ कुछ सुधार करिए। गले की मसाज कर लीजिए, ताली वादन के साथ हास्यासन करेंगे। ताली वादन जब करते हैं तो इस तरह से हाथ होने चाहिए, इस तरह से, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मत सोचिए अरे ताली कुछ नहीं होता है, ऐसे तो विचार ही मत लाइए कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं होता है। सभी से देखिए, इससे तो बहुत अच्छा है, आपके शरीर का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है, प्रेशर देते हैं तो ठीक होता है ना, तो इसलिए ताली वादन धीरे धीरे करके वापस बंद कर दीजिए। आप महसूस करिए, एक सेंसेशन सी होती है, तो कुछ तो प्रभाव हो रहा है। ये जो सेंटर पॉइंट है, देखिए इसका एक और तरीका है, इस तरह हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और अंगूठे से इस तरह आराम आराम से दबाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है ऐसे। हाथों को इंटरलॉक किया, अंगूठे का पीछे उंगली अपने आप पहुंच गई दूसरी वाली, और इस तरह से किडनी और यूरिन की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट के लिए भी मैंने जाना कि ये बहुत अच्छा है। दूसरे हाथ में भी उसी तरह से, देखिए कितना आसानी से हो रहा है। और साथ में एक लाभ और हो रहा है, आपका ये पूरा एक्यूप्रेशर हो रहा है साथ में, तो एक्यूप्रेशर भी डबल कर रहे हैं। तो सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, इसी भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देखिए जिस तरह हाथों में है ना, ऐसे पैरों में भी प्रेशर दीजिए, क्योंकि पैरों में भी वो ही पूरे पॉइंट होते हैं। और हमारे कान जो है, जैसे छोटा सा बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो पोजीशन होती है ना, सेम हमारा कान है। तो आप कान को दबाते हैं और जहाँ दर्द होता है उस पॉइंट को फिर पकड़िए और दबाइए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा इंटरनल क्या रोग है जो ठीक हो गया है उसको देने से। आइए, ओम सभी को